जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जो कि भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आता है जो कंपटीशन की दृष्टि उचित है, उसको हमने अपने सिलेबस में रखा है और उसी के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर हम लोग का है भारत के यमन राज्य। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के यमन राज्य के बारे में, जिसे मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर भारत का यमन राज्य पढ़ें। इससे पहले आइए, हमने कल आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था उसको एक बार रिविजन करते हैं, फिर आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ब्राह्मण साम्राज्य भाग 4। कहने का मतलब ये है कि जब हम ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ा रहे थे, उसमें हमने ब्राह्मण साम्राज्य को 4 भागों में पढ़ाया था। और कल का जो चैप्टर था ब्राह्मण साम्राज्य, वो भाग 4 था। और कल का चैप्टर ब्राह्मण साम्राज्य का अंतिम चैप्टर था। तो दोस्तों, आइए कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रश्न आ रहा है, वकाटक वंश के राजाओं का क्रमशः नाम बताइए। कल के चैप्टर में पहला ही प्रश्न आया था कि वकाटक वंश के राजाओं का क्रमशः नाम बताइए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था वकाटक वंश के जो राजा थे उनका सबसे पहले नाम आता है विंध्य शक्ति का, फिर प्रवरसेन आते हैं, फिर रुद्रसेन आते हैं, फिर पृथ्वीसेन आते हैं, फिर प्रवरसेन द्वितीय आते हैं, और दोस्तों फिर पृथ्वीसेन द्वितीय आते हैं। यानी कि पहले विंध्य शक्ति आते हैं, फिर प्रवरसेन प्रथम आते हैं, फिर रुद्रसेन आते हैं, पृथ्वीसेन आते हैं, प्रवरसेन द्वितीय आते हैं, पृथ्वीसेन द्वितीय आते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था वकाटक वंश कितने शाखाओं में बंट गई थी। दोस्तों, हमने आपको बताया था वकाटक वंश 2 शाखाओं में बंट गई थी, यानी 2 शाखा में बटी हुई थी। पहला प्रधान शाखा और दूसरा वासिम शाखा। फिर अगला प्रश्न बना था वकाटक वंश की स्थापना कब हुई थी। तो हमने आपको बताया वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। ध्यान देंगे दोस्तों, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है। फिर अगला प्रश्न बना वह कौन से शासक थे जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो हमने आपको बताया था वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और यह एकलौता वकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। फिर हमने आपको आगे बताया रुद्रसेन प्रथम के बारे में, और प्रश्न बना था कि रुद्रसेन प्रथम का संबंध किस साम्राज्य से है। तो इसका उत्तर बना था रुद्रसेन प्रथम का संबंध वकाटक साम्राज्य से है। किस साम्राज्य से? वकाटक साम्राज्य से है। और पुनः प्रश्न बना था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री का विवाह किससे की थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। फिर अगला प्रश्न बना था प्रवरसेन द्वितीय ने किसकी रचना की थी। तो इसका उत्तर बना था प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य, ध्यान देंगे, मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना किया था। प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न बना प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के राजा थे। दोस्तों, हमने आपको बताया था प्रवरसेन द्वितीय वकाटक वंश के राजा थे। फिर अगला प्रश्न बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। पुनः अगला प्रश्न बना था मेघदूत काव्य की रचना किसने किया था। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था मेघदूत काव्य की रचना कालिदास ने किया था, जिसे वैदर्भी शैली में किया गया था। ध्यान देंगे, जिसे वैदर्भी शैली में किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था नचना या नैना कुठार का मंदिर कहाँ पर है। ध्यान देंगे, नचना या नैना दोनों एक ही बात है। तो नचना या नैना कुठार का मंदिर कहाँ पर है। तो हमने आपको बताया था नचना या नैना कुठार का मंदिर
मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर एक पन्ना नाम का इलाका है, यानी कि नचना या नैना कुठार का मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश वाले इलाके में है। फिर अगला प्रश्न बना, नचना कुठार के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याधदेव के द्वारा नचना या नैना कुठार के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याधदेव के द्वारा नचना या नैना कुठार का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार कल हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था ब्राह्मण साम्राज्य भाग 4, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित अंतिम चैप्टर था, आज हमने उसका रिवीजन करवा दिया आप लोगों को। और अब आइए आज के चैप्टर को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर हम लोग का है भारत के यमन राज्य के बारे में। और दोस्तों भारत के यमन राज्य को मरणोत्तर काल भी कहा जाता है। भारत के यमन राज्य को मरणोत्तर काल भी कहा जाता है। और मरणोत्तर का मतलब होता है जो मौर्य के बाद काल आया था, मौर्य साम्राज्य के बाद काल आया था, उसी को मरणोत्तर काल कहा जाता है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं आज का चैप्टर भारत के यमन राज्य के बारे में। तो दोस्तों इसमें हम आपको कुछ पहले कहानी बता दें कि ये लोग आए कैसे और कहाँ से आए और क्या हुआ। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कहानी के रूप में छोटा सा जानकारी मैं आप लोग को देना चाहूँगा कि जब दोस्तों मौर्य काल का पतन हुआ, यानी कि मौर्य काल का अंत हुआ, तो उस समय मगध का विघटन हो गया। जो मगध साम्राज्य था उसका विघटन हो गया। होता क्या है, जब भी कोई शासक आता है और वह अपने पिक आवर पे रहता है, यानी कि जब उसका साम्राज्य बढ़ जाता है और उसके बाद जब पतन होता है, तो पतन होने के कारण उस साम्राज्य को कई भागों में बंटना पड़ जाता है, यानी कि वो बंट जाता है, छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है। और जब छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है तो शक्ति कह सकते हैं कि उस एरिया की कम हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है। और इस तरह से जो लोग बाहर के लोग होते हैं वो उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और वहाँ के एरिया को अपने कब्जे में लेते हैं, या कह सकते हैं कि उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ कि जब मौर्य काल का पतन हुआ, यानी कि अंत हुआ, मगध का विघटन हो गया और मगध छोटे छोटे राज्य में विभाजित हो गया। और उस समय विदेशियों का आक्रमण होना प्रारंभ हो गया, यानी विदेशियों का आक्रमण हुआ, जिसमें विदेशी जो आ रहे थे वो उत्तर पश्चिम एरिया से आ रहे थे। विदेशी जो आक्रमण हुआ दोस्तों वो उत्तर पश्चिम एरिया से हुआ, और जिसमें इंडो ग्रीक, शक शासक, पहलव शासक, कुषाण शासक, इस प्रकार के राजवंशों का उदय हुआ और उनके द्वारा आक्रमण करके यहाँ पर अपना सत्ता जमा लिए, जिसे ISP भी कहते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, ये ISP और K, इसे ISPK भी कह सकते हैं। I का मतलब होता है इंडो ग्रीक, S का मतलब होता है शक शासक से संबंधित, और P का मतलब हुआ पहलव शासक, और K का मतलब हुआ कुषाण, यानी इंडो ग्रीक, शक शासक, पहलव शासक और कुषाण शासक। इसे ISPK भी आप कह सकते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। इससे आप लोगों को विदेशी आक्रमणों के बारे में समझने में आसानी होगी। ISPK, इंडो ग्रीक, S से शक और P से पहलव शासक और K से कुषाण। तो आप इसे ISPK भी कह सकते हैं। तो दोस्तों उस समय भारत पे उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण हो रहा है, जिसमें इंडो ग्रीक, शक शासक, पहलव शासक और कुषाण शासक के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जब मौर्य काल का पतन हुआ तो मगध छोटे छोटे राज्य में विघटित हो गया, और इसी का फ़ायदा उठा करके विदेशी आक्रमण कर रहे हैं। और ख़ास करके ये 4 जो विदेशी आक्रमण है इनके द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग अब आज के चैप्टर में इन्हीं 4 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी ISPK के बारे में पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक, शक शासक, पहलव शासक और कुषाण शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले
हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहले प्रश्न बना कि जब विदेशी आक्रमण होता है अपने देश पे तो कौन कौन से लोग आक्रमण करते हैं, इसको क्रम वाइज सजाइए, यानी कि कैसे कैसे लोग आए। तो इस समय भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं जिसमें निम्न शासक के नाम आते हैं। सबसे पहले हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। मैंने आपको पहले ही बताया जो विदेशी आक्रमण हो रहा है उसमें हिंद यूनानी, शक और पहलव वंश एवं कुषाण वंश आते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले प्रश्न बन रहा है कि हिंद यूनानी कहाँ से आए थे। अब ध्यान दीजिएगा, आक्रमण तो ये लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हिंद यूनानी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ही प्रश्न आ रहा है कि हिंद यूनानी कहाँ से आए थे। हिंद यूनानी पूर्वोत्तर काल में यूनानी बैक्टीरिया हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से आए थे और कहाँ आए थे, भारत पर आए थे। तो प्रश्न बनेगा कि हिंद यूनानी कहाँ से आए थे, तो आप उत्तर देंगे हिंद यूनानी पूर्वोत्तर काल में यूनानी यानी बैक्टीरिया हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए थे। फिर अगला प्रश्न बना डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी। ध्यान देंगे, डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना किया था। डेमेट्रियस के द्वारा पश्चिम उत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता का स्थापना किया था और इसने अपनी राजधानी साकल को बनाया था। कहाँ बनाया था, साकल को बनाया था। यानी कि डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता का स्थापना कर रहा है और डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ बना रहा है, साकल बना रहा है। तो प्रश्न आएगा डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आप उत्तर देंगे डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी। यानी कि डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता का स्थापना करता है और दोस्तों सत्ता का स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, साकल बनाता है। तो डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी, उत्तर देंगे डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी। फिर अगला प्रश्न आया यूकेट्राइड वंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों यूकेट्राइड वंश की राजधानी तक्षशिला थी, जो दोस्तों अभी पाकिस्तान में ये पड़ता है। तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना यूकेट्राइड वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो दोस्तों इसका उत्तर बनता है यूकेट्राइड वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था। कौन था, एंटियालकिड्स था। तो ध्यान देंगे यूकेट्राइड वंश से पहला प्रश्न आया यूकेट्राइड वंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों उत्तर है यूकेट्राइड वंश की राजधानी तक्षशिला थी। और दूसरा प्रश्न बना यूकेट्राइड वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो इसका उत्तर बना यूकेट्राइड वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था। फिर अगला प्रश्न बना एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में किसको भेजा था। ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में किसको भेजा था। तो दोस्तों ध्यान देंगे एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। ध्यान दीजिएगा, हेलियोडोरस का अपने यहाँ बहुत बड़ा महत्व है इतिहास में, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बारे में जो भी प्रश्न होगा आप भूलेंगे नहीं। तो इसका प्रश्न बन रहा है कि एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में किसको भेजा था। तो आप उत्तर देंगे एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। यहाँ पर प्रश्न फिर समझिए, एक प्रश्न आ सकता है कि एंटियालकिड्स का राजदूत कौन था। तो आप उत्तर देंगे एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस था, क्योंकि एंटियालकिड्स शुंग शासक भद्रवाह के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेज रहा है। यानी कि हेलियोडोरस एंटियालकिड्स का राजदूत था। और प्रश्न आएगा कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था। उत्तर देंगे हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। देखिए यहाँ पर 2-3 प्रश्न और उत्तर बन जा रहे हैं। पहला प्रश्न यही बन गया एंटियालकिड्स का राजदूत कौन था। उत्तर देंगे एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस था। दूसरा प्रश्न बना कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था। उत्तर देंगे हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था।
अब अगला प्रश्न बना, हेलियोडोरस किसका राजदूत था? उत्तर लिखेंगे हेलियोडोरस एंटियालकिड्स का राजदूत था। यानी कि एक ही प्रश्न में कई प्रश्न उत्तर छुपे हुए हैं। तो प्रश्न आ रहा है, एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में किसको भेजा था? तो आप उत्तर देंगे दोस्तों, एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम हेलियोडोरस था। फिर अगला प्रश्न बना, हेलियोडोरस ने विदिशा में क्या बनवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। ध्यान दीजिएगा, गरुड़ स्तंभ बनवाया था। अब समझिएगा बात को, जब हेलियोडोरस आ रहा है भागभद्र के दरबार में तो कुछ न कुछ तो करेगा ना। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर रहा है। कौन कर रहा है? हेलियोडोरस कर रहा है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा कि हेलियोडोरस ने विदिशा में क्या बनवाया था? तो आप उत्तर देंगे, हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाया था, यानी कि गरुड़ स्तंभ बनवाया था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में किसको भेजा था? आप उत्तर देंगे, एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। और हेलियोडोरस ने विदिशा में क्या बनवाया? तो उत्तर देंगे, हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का स्थापना करवाया था। फिर अगला प्रश्न बना, हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी था। ध्यान दीजिएगा, ये विदेशी व्यक्ति है, विदेशी राजदूत है और यहाँ पर आकर के भागवत धर्म अपना ले रहा है। देखिएगा यहाँ कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि विदेशी राजदूत आकर के अपने यहाँ के धर्म को अपना रहा है। यानी यहाँ पर कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि हेलियोडोरस ने क्या सीखा? भागवत धर्म के बारे में सीखा और भागवत धर्म को अपना लिया। इस प्रकार यहाँ कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि विदेशी व्यक्ति, विदेशी राजदूत अपने यहाँ आकर के अपने यहाँ के कल्चर को अपना रहा है। तो प्रश्न आएगा, हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? आप उत्तर देंगे, हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी था। फिर अगला प्रश्न आया, मिनांडर का संबंध किससे था? तो आप उत्तर लिखेंगे, मिनांडर का संबंध हिंद यमन शासकों से था। मिनांडर का संबंध हिंद यमन शासकों से था। फिर अगला प्रश्न आया, मिनांडर को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मिनांडर को मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर को मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मिनांडर का संबंध यमन शासकों से था और मिनांडर को मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। मैं मिनांडर के बारे में फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं। पहले मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 विदेशी यानी यमन आक्रमण हुए थे और दोनों में पुष्यमित्र शुंग विजयी हुआ था। ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 यमन आक्रमण हुए थे, यानी विदेशी आक्रमण हुए थे। मैंने पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था और इसमें पुष्यमित्र शुंग की विजय होती है। यानी दोनों आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की ही विजय होती है। और दोस्तों जो पहला आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व डेमेट्रियस के द्वारा किया गया था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ लेकिन रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको बातें याद आ जाएं और इस प्रश्न को आसानी से आप लोग समझ सकें। तो पहले का नेतृत्व यानी जो पहला आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर ने किया था। यही मिनांडर ने किया था जो विदेशी आक्रमणकारी था, मिनांडर ने किया था, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बाद में यही मिलिंद जा करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न यही बन रहा है, मिनांडर का संबंध किससे था? तो उत्तर देंगे, मिनांडर का संबंध यमन शासकों से था। और मिनांडर को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैं पहले भी बताया था और आज भी प्रश्न आ रहा है, तो उत्तर इसका बनेगा, मिनांडर का संबंध यमन शासकों से था और मिनांडर को मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, वह कौन सा हिंद यूनानी शासक था जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? देखिए प्रश्न आ गया,
वह कौन सा हिंद यूनानी शासक था जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? तो आप उत्तर देंगे हिंद यूनानी शासक मिनांडर यानी कि मिलिंद था जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हिंद यूनानी शासक मिनांडर था जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। फिर अगला प्रश्न आया, मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलवाई थी? तो दोस्तों ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा कि अगर मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसको दीक्षा किसने दिलवाई थी? तो प्रश्न यही बन रहा है कि मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलवाई थी? तो इसका उत्तर बनेगा मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागार्जुन ने दिलवाई थी। कौन दिलवा रहा है? नागार्जुन दिलवा रहा है मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवा रहा है, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था। नागार्जुन क्या था? एक बौद्ध भिक्षुक था। प्रश्न आएगा नागार्जुन कौन था? तो इसका उत्तर बन सकता है कि नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षुक था जिसने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न बन रहा है मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलवाई? तो इसका उत्तर लिखेंगे मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागार्जुन ने दिलवाई थी, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था। फिर अगला प्रश्न आया, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनान के लोगों ने जारी किए थे। ध्यान दीजिएगा, सोने का सिक्का सर्वप्रथम कौन जारी कर रहा है? तो यूनान के लोग जारी कर रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे सोने के सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए, सोने के मिलावटी सिक्के किसने जारी किए, सोने के सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल आप इतना ही पढ़ेंगे कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए। तो आप उत्तर देंगे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनान के लोगों ने जारी किया था। किसने जारी किया था? यूनान के लोगों ने जारी किया था। फिर अगला प्रश्न आया, हेलेनिस्टिक कला का संबंध कहाँ से है? ध्यान दीजिए दोस्तों, हेलेनिस्टिक कला का संबंध कहाँ से है? तो आप उत्तर देंगे हेलेनिस्टिक कला का संबंध यमन शासकों से है। दोस्तों यमन शासक हेलेनिस्टिक कला के बारे में जानते थे और प्रश्न यही पूछ रहा है कि हेलेनिस्टिक कला का संबंध किससे है? तो आप उत्तर देंगे हेलेनिस्टिक कला का संबंध यमन शासकों से है। फिर अगला प्रश्न बना, गांधार कला का संबंध किससे है? तो उत्तर देंगे गांधार कला का संबंध मूर्ति कला से है, यानी कि मूर्ति कला के निर्माण से है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध यमन शासकों से है दोस्तों, और गांधार कला का संबंध मूर्ति कला के निर्माण से है। प्रश्न आएगा गांधार कला यानी आर्ट का संबंध किससे है? आप उत्तर देंगे गांधार कला का संबंध मूर्ति कला के निर्माण से है। और दोस्तों एक बात और आपको मैं समझाना चाहूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हेलेनिस्टिक कला ये विदेशी कला थी, और हेलेनिस्टिक कला प्लस भारत की कला को मिला दिया गया तो गांधार कला बन गया। यहाँ जो प्रश्न बन रहा है कि गांधार कला का संबंध किससे है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हेलेनिस्टिक कला कहाँ की कला थी? हेलेनिस्टिक कला बाहर की कला थी, यानी विदेशी कला थी। और भारत की कला जब हेलेनिस्टिक कला से मिल गई, यानी हेलेनिस्टिक कला और भारत की कला जब दोनों आपस में मिल गई तो गांधार कला का निर्माण हुआ। उसे गांधार कला कहा जाने लगा, यानी कि हेलेनिस्टिक कला और भारत की कला का संबंध हुआ, आपस में मिल गए तो उसी कला को गांधार कला कहा जाने लगा। और यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि गांधार कला का संबंध किससे है? तो आप उत्तर देंगे गांधार कला का संबंध मूर्ति कला के निर्माण से है। और ध्यान देंगे दोस्तों, गांधार कला में भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई है। फिर अगला प्रश्न बना, भारत में पर्दे का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत में पर्दे का प्रचलन यमन शासकों के काल से शुरू हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? उत्तर बना भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का यूनान के लोगों ने जारी किया। और फिर यहाँ एक प्रश्न आ रहा है कि भारत में पर्दे का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों यहाँ उत्तर बनेगा भारत में पर्दे का प्रचलन यमन शासक काल से शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, भारत में पर्दे प्रथा का प्रचलन यमन शासन काल से शुरू हुआ था। फिर अगला प्रश्न आया, सिक्कों पर शासकों के नाम का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है सिक्कों पर शासकों के नाम का प्रचलन यमन शासन काल से शुरू हुआ था। सिक्कों पर शासकों के नाम का प्रचलन कब से शुरू हुआ?
तो दोस्तों ध्यान देंगे, सिक्कों पर शासकों का नाम का प्रचलन यानी नाम लिखने का प्रचलन यमन शासक के द्वारा ही शुरू हो रहा है। फिर अगला प्रश्न बना, भारत को ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी यानी ज्योतिष के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? भारत को ज्योतिष के बारे में जानकारी यानी ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो आप उत्तर देंगे, भारत को ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी यूनानियों के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो देखेंगे दोस्तों, ये जो हम लोग अभी ज्योतिष क्षेत्र के में जानकारी रखते हैं या हम कहते हैं ना कि ये ज्योतिष हैं, आपके बारे में कुछ बताएंगे फ्यूचर के बारे में, तो ये जानकारी कहाँ से आई थी अपने भारत में? तो दोस्तों यूनानियों के द्वारा ये जानकारी हम लोगों को मिली थी। तो प्रश्न यही बन रहा है कि भारत को ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? आप उत्तर देंगे, भारत को ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी यूनानियों से ही प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न बना, भारत का यूनानियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों भारत का यूनानियों पर प्रभाव पड़ा, जैसे हेलियोडोरस नामक राजदूत अपने वहाँ आता है और भागवत धर्म अपना लेता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का यूनानियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ध्यान दीजिएगा, भारत पर यूनानियों पर यह प्रभाव पड़ा कि हेलियोडोरस आता है और भागवत धर्म अपना लेता है और मिनांडर के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। तो देखिए, यूनानी हमारे देश में आ रहे हैं और उनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा? हमारे संस्कृति को उनके द्वारा अपनाया जा रहा है, यानी कि भागवत धर्म को हेलियोडोरस अपना ले रहा है और बौद्ध धर्म को मिनांडर अपना रहा है, यानी यहाँ पर संस्कृत का आदान प्रदान हो रहा है। तो प्रश्न यही बन रहा है, भारत का यूनानियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, भारत का यूनानियों पर प्रभाव पड़ा कि हेलियोडोरस जब भारत आता है, यानी जो हेलियोडोरस राजदूत है वो भारत आता है तो भागवत धर्म अपना लेता है, और मिनांडर जब अपने यहाँ भारत आता है तो वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। इस प्रकार यूनानियों पर भारत का प्रभाव पड़ा था। और दोस्तों यूनानियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आप देखेंगे, मैंने आपको यही बताया कि ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी हमें यूनानी दे रहे हैं, ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी यूनानी दे रहे हैं, और यूनानी के लोग हमारे यहाँ कर भागवत धर्म और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, यानी यहाँ पर यूनानियों और भारत के बीच में संस्कृति का, कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है। तो दोस्तों अगला हम लोग का शासक आएंगे शक शासक। तो दोस्तों अब आइए, अब हम लोग शक शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहले जो शासक आ रहे हैं इंडो ग्रीक आ रहे हैं और उसके बाद शक शासक आ रहे हैं। तो अभी हमने आपको जानकारी दिया इंडो ग्रीक के बारे में, यूनानी के बारे में। अब दोस्तों आइए हम लोग शक शासक के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि शक शासक ने हमारे यहाँ आकर के क्या किया और किस तरह से राज किए, इनके ऊपर हम लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, चाहे हमारा इन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों शक शासक में सबसे पहले प्रश्न आ रहा है, यूनानियों के बाद भारत पर किन राजाओं ने आक्रमण किया था? यूनानियों के बाद भारत पर किन राजाओं ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा, यूनानियों के बाद भारत पर मध्य एशिया के शक राजाओं ने आक्रमण किया था। यूनानियों के बाद भारत पर मध्य एशिया के शक राजाओं ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों पहला प्रश्न बना शक शासक के बारे में कि यूनानियों के बाद भारत पर किन राजाओं ने आक्रमण किया? आप उत्तर देंगे, यूनानियों के बाद भारत पर मध्य एशिया के शक राजाओं ने आक्रमण किया था। फिर अगला प्रश्न बना शक शासक भारत में आकर कितने जगहों पर बसे थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, शक शासक भारत में आकर के 5 जगह बसे थे। कितने जगह बसे थे? 5 जगह बसे थे। पहला कांधार, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन, पांचवा नासिक। ध्यान देंगे दोस्तों, उस समय गांधार एवं तक्षशिला भारत का ही एक राज्य हुआ करता था, भारत का ही क्षेत्र था, लेकिन आज के टाइम में कांधार आपका भारत से बाहर है, अफगानिस्तान, और तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। यानी कि कांधार और तक्षशिला दोनों अपने भारत से बाहर है, लेकिन उस समय ये दोनों जगह अपने ही यहाँ पड़ते थे। तो दोस्तों ये प्रश्न बन रहा है कि शक शासक भारत में आकर कितने जगहों पर बसे थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, शक शासक भारत में आकर 5 जगह बसे। पहला कांधार, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन और पांचवा नासिक। और दोस्तों एक बात और बता दूं आप लोगों को, जब ये शक शासक भारत आ रहे हैं यानी कि भारत में आए
तो एक तो कांधार चले गए, पहले ही भारत से बाहर निकल गए, लेकिन उसके बाद बचे तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक के लोग। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो तक्षशिला है और मथुरा के लोग हैं, ये तक्षशिला और मथुरा वाले को उत्तरी क्षत्रप कहते थे। यानी कि तक्षशिला और मथुरा में जो लोग आकर बसे थे, इनको उत्तरी क्षत्रप कहा जाता था, और जो नासिक और उज्जैन में आकर के बसे थे, इनको पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। तक्षशिला और मथुरा वाले इलाके को उत्तरी क्षत्रप कहा गया, और नासिक और उज्जैन वाले इलाकों को पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये भी आ रहा है कि क्षत्रप किसे कहा गया? तो शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। तो इस प्रकार भारत में आकर के 5 जगह बस रहे हैं, लेकिन कांधार पहले ही बढ़ गया, बाहर चला गया अपने देश से। उसके बाद तक्षशिला बचा और मथुरा बचा। तो तक्षशिला और मथुरा वाले इलाके को उत्तरी क्षत्रप कहा गया, और उज्जैन एवं नासिक वाले इलाके को पश्चिमी क्षत्रप कहा गया, और शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना, किस शासक के द्वारा सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया गया? तो उत्तर होगा तक्षशिला के शासक एजिलिसेस के द्वारा सिक्कों पर भारतीय लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया गया था। तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है, किस शासक के द्वारा सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया गया था? तो आप उत्तर देंगे तक्षशिला के शासक एजिलिसेस के द्वारा सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया गया था। तो दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न बना था, लेकिन आइए आज के चैप्टर को एक बार और रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न बना था, हिंद यूनानी कहाँ से आए थे? तो आप उत्तर देंगे हिंद यूनानी पूर्वोत्तर काल में बैक्ट्रिया हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए थे। फिर अगला प्रश्न बना था, डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों हमने आपको बताया डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी। कहाँ थी? साकल थी। फिर अगला प्रश्न बना था, यूकेट्राइड वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हमने आपको बताया यूकेट्राइड वंश की राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला थी। फिर अगला प्रश्न बना, यूकेट्राइड वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो हमने आपको बताया यूकेट्राइड वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिस था। फिर अगला प्रश्न बना, एंटियालकिस ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में किसको भेजा था? तो दोस्तों हमने आपको बताया एंटियालकिस ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम हेलियोडोरस था। फिर अगला प्रश्न बना, हेलियोडोरस ने विदिशा में क्या बनवाया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था? एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। फिर अगला प्रश्न बना, हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? भागवत धर्म का अनुयायी था। फिर अगला प्रश्न बना, मिनांडर का संबंध किससे था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया मिनांडर का संबंध हिंद यमन शासकों से था। किससे था? हिंद यमन शासकों से था। फिर अगला प्रश्न बना, मिनांडर को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, वह कौन सा हिंद यूनानी शासक था जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? तो दोस्तों हिंद यूनानी शासक मिनांडर था, जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। और फिर अगला प्रश्न बना, मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दिलवाई गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागार्जुन ने दिलवाई थी, और जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था। नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षुक था। फिर अगला प्रश्न बना, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो दोस्तों ध्यान देंगे, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनान के लोगों ने जारी किए थे। और अगला प्रश्न बना, हेलेनिस्टिक कला का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों हेलेनिस्टिक कला का संबंध यमन शासकों से है। फिर अगला प्रश्न बना, गांधार कला का संबंध किससे है? तो दोस्तों गांधार कला का संबंध मूर्ति कला के निर्माण से है। और मैंने आपको बताया दोस्तों हेलेनिस्टिक कला विदेशी कला थी, और अपने यहाँ की भारत कला और हेलेनिस्टिक कला जब आपस में मिल गए तो गांधार कला का निर्माण हो गया। यानी कि हेलेनिस्टिक कला और भारत कला जब आपस में मिल गए
दोस्तों गांधार कला का निर्माण हुआ। और दोस्तों गांधार कला का संबंध मूर्ति कला के निर्माण से है। फिर अगला प्रश्न बना, भारत में पर्दे प्रथा का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत में पर्दे का प्रचलन यमन शासन काल से शुरू हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, सिक्कों पर शासकों के नाम का प्रचलन कब से शुरू हुआ? इसका उत्तर बना था सिक्कों पर शासकों के नाम का प्रचलन यमन शासन काल से शुरू हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, भारत को ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी किससे मिल रही है? भारत को ज्योतिष क्षेत्र की जानकारी यूनानियों से प्राप्त हुई थी। और अगला प्रश्न बना, भारत के यूनानियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों भारत पर यूनानियों का प्रभाव ये पड़ा, जैसे हेलियोडोरस नामक राजदूत भागवत धर्म को अपना लिया और मिनांडर के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। फिर शक शासक में हम लोग का प्रश्न बना था, यूनानियों के बाद भारत पर किन राजाओं ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों यूनानियों के बाद भारत पर मध्य एशिया के शक राजाओं ने आक्रमण किया था। और फिर अगला प्रश्न बना, शक शासक भारत में आकर कितने जगह बसे थे? तो दोस्तों शक शासक भारत में आकर के 5 जगह बसे थे, कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। दोस्तों कांधार और तक्षशिला प्रेजेंट टाइम में भारत में नहीं है। फिर अगला प्रश्न बना था, किस शासक के द्वारा सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था तक्षशिला के शासक एजेलिसेस के द्वारा सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार आज का भारत का यमन राज यानी मरणोत्तर काल का पहला चैप्टर यानी भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप लोगों को कुछ पूछना तो पूछिए, लेकिन लाइक करेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा होता है ना कि मेरा हौसला अफजाई होगा और लगेगा कि हाँ बेहतर हो रहा है, जो भी हो रहा है क्लास में पढ़ाई हो रही अच्छी तरह से हो रही है, तरीके से हो रही है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।